फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है सोशल मीडिया में नंबर में रूपांतरित होता व्यक्ति। जैसा कि मैंने कहा था कि जेरोन लेनियर को लेकर एक लंबी बातचीत, क्योंकि जेरोन लेनियर बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत ही शानदार काम किया है उन्होंने। हिंदी के लोग अमूमन उनके बारे में नहीं जानते। शुरू में मैंने उन पर कुछ लिखा भी था, मेरी किताबों में है। तो ये जेरोन लेनियर और सोशल मीडिया को लेकर खासतौर पर जो नए विचार हैं उनको केंद्र में रख के ये पूरी की पूरी श्रृंखला मैंने तैयार की। इस श्रृंखला का ये चौथा एपिसोड है। संक्षेप में मैं पहले एक दो चीज मैं नॉर्मली रिपीट नहीं करता, मेरी आदत नहीं है। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जो पिछली बार मैंने बातचीत की थी, उस पिछली बार की बातचीत में मैंने बूमर मशीन का जिक्र किया था कि कंप्यूटर के सिस्टम में जहां से कंप्यूटर संचालित होता है, जहां से सोशल मीडिया संचालित होता है, जहां से पूरा का पूरा वैभव साइबर कम्युनिकेशन का संचालित होता है, उसमें एक आंकड़ा मशीन है जिसे बूमर मशीन कहते हैं। और ये कंप्यूटर के क्लाउड में रहती है। वह निरंतर आंकड़ों का मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और उसके हिसाब से वह किसको क्या पढ़ने के लिए भेजा जाना चाहिए, किसको कौन से मैसेज भेजे जाने चाहिए, किसको कौन सा फीडबैक भेजा जाना चाहिए, इन सब का वो एक तरह से वर्गीकरण करती है और संप्रेषण करती है। ये मशीन आपके हम सबके ऊपर नजर भी रखती है। जो इस इल्यूजन में हो कि हम कंप्यूटर पर जो लिखते हैं वो तो सिर्फ हम ही पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ता, वो गलतफहमी में। तो बातचीत शुरू हुई थी इस बूमर मशीन के उस पूरे के पूरे चरित्र और फेसबुक के चरित्र को लेकर। और पिछली बार मैंने बातचीत में जो विषय था सोशल मीडिया में मूर्खता का वर्चस्व कैसे स्थापित हुआ, यहां पर मैंने बातचीत की थी इस विषय पर। वहीं से आगे हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सवाल यह है कि जैसा कि लोग कहते हैं कि अच्छा बताइए कि क्या स्मार्टफोन नहीं रखे हैं, क्या इंटरनेट अकाउंट नहीं रखे हैं, क्या सोशल मीडिया पर नहीं जाएं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये नहीं है कि आप इंटरनेट पर नहीं जाएं, सोशल मीडिया पर नहीं जाएं, स्मार्टफोन नहीं रखें। असल समस्या यह है कि आप जो चीज रख रहे हैं या जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। अगर जानते हैं तो आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं। सोशल मीडिया में जो कुछ चल रहा है उसे समझने के लिए सोशल मीडिया की समझ तो होनी चाहिए। तो हमारे समाज में सोशल मीडिया आ गया, जैसे टेलीविजन आ गया। टेलीविजन की कोई समझ नहीं, लेकिन पूरे देश को टेलीविजन में झोंक दिया गया। कोई मीडिया लिटरेसी नहीं, कोई टेलीविजन की एजुकेशन नहीं, और सारे देश की जनता को इडियट बॉक्स के हवाले कर दिया गया। ठीक उसी तरह इंटरनेट के आने के बाद पूरा का पूरा देश अभी विभिन्न किस्म के जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ में इंगेज्ड है, जुड़ा हुआ है, उसमें व्यस्त है। कोई यूट्यूब में व्यस्त है, कोई ट्विटर में व्यस्त है, कोई इंस्टाग्राम में व्यस्त है, कोई फेसबुक में व्यस्त है। सब लोग व्यस्त हैं, लेकिन वो जानते नहीं हैं। मीडिया में जाओ, लेकिन मीडिया के बारे में आपकी समझ तो होनी चाहिए। हमारे यहां मुश्किल यह है कि हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसकी कोई समझ नहीं रखते। तो जो मीडिया पढ़ाते हैं, जो मीडिया साइबर
टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे जनता को इस टेक्नोलॉजी के बारे में, मीडिया जो पढ़ाते हैं वे लोग मीडिया के बारे में जनता को शिक्षित करें, मीडिया या माध्यम साक्षरता पैदा करें, साइबर साक्षरता पैदा करें, वे कंप्यूटर साक्षरता पैदा करें। मैं पर्सनली मैं लिखता रहा हूं, लेकिन वो किताबों में लिखता रहा हूं, लेकिन मुझे देख के थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और मैं ये अपनी फीलिंग मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे पास में जितने भी लोग हैं जो टाइकून हैं, मीडिया के टाइकून हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं, वो जनता को माध्यम साक्षर बनाने के लिए, साइबर साक्षर बनाने के लिए क्यों नहीं आते? उनको मुझसे ज्यादा पगार मिलती है, उनके पास में मुझसे अधिक वैभव है, उनके पास में मुझसे अधिक ज्ञान भी है, लेकिन वे असल में द्रोणाचार्य हैं। ज्ञान सिर्फ उसी को देंगे जो कि अर्जुन बनने को तैयार होगा। लेकिन ये तो मीडिया ने तो सारे देश को एकलव्य बनाया हुआ है। कोई द्रोणाचार भारत की जनता को सिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है हम सब लोगों के सामने, माध्यम साक्षरता और साइबर साक्षरता की, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेला इस बीच में हमारे बीच में चल रहा है। पूरी सरकार मीडिया से चल रही है, पूरी सरकार साइबर टेक्नोलॉजी से चल रही है, लेकिन कोई लिटरेसी नहीं, कोई साइबर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्नों पर बहस नहीं, विवाद नहीं, संवाद नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये श्रृंखला एक तरह से शुरू की है। ये श्रृंखला चलेगी अभी, क्योंकि समस्याएं ज्यादा गहरी हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि समस्या इंटरनेट नहीं है, समस्या फेसबुक अकाउंट भी नहीं है। समस्या यह है, क्या फेसबुक पर लिखते समय हम फेसबुक के बारे में जानते हैं? क्या हम ट्विटर पर लिखते समय ट्विटर के बारे में जानते हैं, या इंटरनेट के बारे में जानते हैं? हम इंटरनेट का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं अभी, या हम सब लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं? क्या कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का क्या मतलब है और क्या असर होगा हमारे ऊपर, क्या असर होगा समाज के ऊपर? यह कहना बहुत आसान है कि कांग्रेस ने कंप्यूटर रेवोल्यूशन पैदा किया, लेकिन कंप्यूटर रेवोल्यूशन के साथ साथ कंप्यूटर लिटरेसी भी तो पैदा करने की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन भी पैदा किया, जो टेलीविजन क्रांति है, उस टेलीविजन क्रांति को संभव बनाया कांग्रेस नहीं बनाया। लेकिन वही दिक्कत, मीडिया है लेकिन मीडिया के बारे में ज्ञान नहीं है, मीडिया का उपभोग करते हैं लेकिन मीडिया के बारे में जानते नहीं है। और यही वह जगह है जहां से कि आपकी सारी मुश्किलें शुरू होती हैं। तो मैंने जो बात रखी थी वहां से आगे हम बढ़ते हैं। ये एक तरह से जो बात मैंने अभी रखी, ये एक तरह से सेल्फ क्रिटिसिज्म है, ये हमारी सबकी आलोचना है, हमारी मेरी निजी भी आलोचना है। वो ये कि सोशल मीडिया पर जो लोग रहते हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि सोशल मीडिया में एक बहुत ही विलक्षण खूबी है कि, और यह विलक्षण खूबी सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है। आप याद कीजिए, टेलीविजन को क्या नाम दिया हम लोगों ने? सारी दुनिया में टेलीविजन किस नाम से पहचाना जाता है? इडियट बॉक्स के नाम से। टेलीविजन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह है कि उसने सारी दुनिया में मूर्खों के समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसीलिए उसे इडियट बॉक्स कहा गया। कहीं मौका लगेगा तो टेलीविजन पर डिटेल्स में बात करूंगा मैं। अब ये जब इंटरनेट रेवोल्यूशन आया और इंटरनेट रेवोल्यूशन के साथ साथ सोशल मीडिया रेवोल्यूशन आया हमारे बीच में, तो सोशल मीडिया रेवोल्यूशन ने एक बड़ा काम किया है कि हम सब लोग अब एक दूसरे से संवाद करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, ऑनलाइन रहते हैं।
ऑनलाइन रहने का एक फायदा भी है कि आपको जल्दी बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करने में मदद मिलती है, लेकिन ऑनलाइन मीडिया में रहते समय अधिकतर लोग कमजोर महसूस करते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में जब मेरी आदत जो है, जो मेरा नजरिया है, मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ में एग्रेसिव लिखना शुरू किया और नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से जो दमन चक्र शुरू किया, जो कभी भी जारी है। मेरे अनेक दोस्तों ने डर के मुझे फोन किया, कहा, सलाह दी कि तुम इस तरह से इंटरनेट पर मत लिखो, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मत लिखो, बहुत नुकसानदेह है, बहुत हानि पहुंचा सकता है। लेकिन मैं तो ऐसा कुछ लिखता नहीं हूं जो कि संविधान विरोधी हो, कानून के खिलाफ हो। मैं क्यों डरूंगा? तो मैंने ये महसूस किया कि जो सबसे समर्थ लोग हैं, समझदार लोग हैं, वे समर्थ और समझदार लोग सोशल मीडिया पर जाते तो हैं, लेकिन वे अंदर ही अंदर डरते हैं। वे जाते तो हैं लेकिन असुरक्षित महसूस करते हैं अधिकतर लोग। और ये जो असुरक्षा है और ये जो डर है, यही उनको बेवकूफ बनाने में, मूर्ख बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। कोई भी आदमी मूर्ख बन सकता है, हम भी मूर्ख बनते रहे हैं, अभी भी बन सकते हैं कभी भी। तो मूर्ख बनना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मूर्खता का महिमा मंडन करना और मूर्खता के दबाव में आना और मूर्खता का प्रचार करना निश्चित तौर पर एक असुविधा खड़ी करता है। कभी कभी वो अपराध में भी कन्वर्ट हो सकती है चीज। तो सोशल मीडिया ने जो मूर्खता का एक तरह से परिवेश, माहौल निर्मित किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए, उस पर बात की जानी चाहिए। आपकी स्थिति क्या है कि आप इस पर जब भी जाते हैं, हम जब भी जाते हैं, तो हमारे पास में एक एडिक्ट की तरह हमारी एटीट्यूड होता है। हमारे जो मन में होता है उसे हम छिपाते हैं, मन में जो होता है उसे हम नहीं लिखते। कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो सोशल मीडिया का एडिक्ट हो चुका है। और एडिक्ट की खूबी क्या होती है? एडिक्ट की खूबी होती है कि वो छिपाने का काम करता है, वो चीजों को छुपाता है। इसलिए आप देखेंगे सोशल मीडिया में अभी महामारी फैली हुई है, लेकिन हर शहर में तबाही मची हुई है, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने शहर की सच्चाई को छिपाने में लगा हुआ है। अधिकतर लोगों की आदत है छिपाने की, और ये जो छिपाने की जो प्रवृत्ति है, इस छिपाने की प्रवृत्ति ने सिर्फ आपने सोशल मीडिया से ही चीजें नहीं छिपाई, आप स्वयं से भी चीजें छिपाने लगे। यह बात समझ में आती है कि आपने सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी की नीतियों के बारे में, कोरोना पॉलिसी के बारे में आपने नहीं लिखा, लेकिन क्या आपने स्वयं जानने की कोशिश की? नहीं। तो जब आप एक बार एडिक्ट हुए, तो एडिक्ट की जो खूबी है वो ये कि वो छिपाता है, और ये छिपाने की आदत उसके एक संस्कार का हिस्सा, उसकी आदत का हिस्सा बन जाती है, और वो फिर धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। मेरी निजी तौर पर यह आदत नहीं है कि मैं छिपाऊं। मुझे जो सही लगता है, गलत लगता है, जैसा मैं महसूस करता हूं, मैं उसे बोलता हूं, मैं उसे लिखता भी हूं। अगर किसी ने कहा कि गलत लिखा है तो मैं उसे मान भी लेता हूं, मैं करेक्ट कर देता हूं। मैं कहा कि नहीं साहब आपने गलत पोस्ट लगाई, तो मैं मान लेता हूं, गलत पोस्ट लगाई, हटा देता हूं। अनेक बार दोस्त लोग जो है वो सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं छिपाने की कला का विरोधी हूं। जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं मैं छिपाता नहीं हूं, इसलिए कुछ लोग जो है नाराज होकर और तरह तरह के नाम देते हैं, मैं सुन लेता हूं चुपचाप।
तो सोशल मीडिया के आने के बाद मध्य वर्ग के लोगों में छिपाने की कला का और तेजी से विस्तार और विकास हुआ, और उसका रिफ्लेक्शन आप सीधे सोशल मीडिया में देख सकते हैं। एक और चीज है कि जो आदमी छिपाता है और एडिक्ट है, वो उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी बहुत जल्दी होता है, घबरा जाता है, बहुत जल्दी बेचैन होता है, और बहुत जल्दी मजबूर भी होता है। वो क्यों? क्योंकि वह परिस्थितियों के दबाव में होता है। मुझे कभी कोई चिंता नहीं होती, मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप लिखते समय कभी चिंता मत कीजिए कि इसका क्या असर होगा। आप लिखिए, आप अपने विवेक से जो भी सही लगे आप लिखिए, बिना भय के लिखिए। और जो परिस्थितियों के दबाव में लेखन होगा, और परिस्थितियों का दबाव चूंकि इस एडिक्ट के ऊपर होता है, तो वह हमेशा वंचित होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। उसकी खूबी यह होती है कि वह हमेशा अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है, जो सोशल मीडिया में एक बीमारी है। यह एडिक्ट की बीमारी है। एडिक्ट अपनी बात को कभी गलत नहीं मानता। तो आप सोशल मीडिया में जाएं तो एक मनुष्य की तरह जाएं कि अगर आपने गलत कहा है तो स्वीकार कर लें। मेरे अनेक दोस्त हैं जो कि आए दिन टिप्पणी करते हैं, और रोज कुछ ना कुछ गलती होती है, वो रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं। अभी 2 दिन पहले की पोस्ट थी, मैंने विजया राजे सिंधिया का नाम लिख दिया था, जबकि मुझे लिखना चाहिए था वसुंधरा राजे सिंधिया। तो हमारे एक दोस्त हैं कुलदीप, उन्होंने व्यंग किया और लिखा। दूसरे दोस्त हैं अनंत विजय, उन्होंने भी कहा कि आरएसएस का आपको बड़ा ज्ञान है, व्यंग में लिखा। तो मुझे लगा कि नहीं, गलती हुई है, ये वो चूक हुई है, उसे ठीक करना चाहिए। तो सोशल मीडिया पर जाते समय अगर आप एडिक्ट नहीं है और आप मनुष्य की तरह एक्ट करते हैं, मनुष्य की तरह भूमिका अदा करते हैं, तो आप परिस्थितियों के दबाव में नहीं होंगे। आप हमेशा अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, मेरी पोस्ट पर आप देखेंगे अनेक लोग ऐसे होते हैं जो पक्ष विपक्ष में बोलते रहते हैं, मेरी भी आलोचना करते रहते हैं, मेरे लेखे की खूब आलोचना करते रहते हैं। यह नेचुरल है। मेरा काम यह नहीं कि मैं सब समय अपनी पोस्ट को डिफेंड करूं। यह एडिक्ट का काम है कि वह अपनी पोस्ट को हमेशा डिफेंड करता है। वह कभी भी अपनी बात को जो है गलत नहीं मानता। एक और चीज है जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है, जो कि एडिक्ट की चीज है, वो ये कि सोशल मीडिया पर जो एक्टिव व्यक्ति है वह हमेशा ऐसी चीजों में उलझा होता है जो दूसरों को नजर नहीं आती। आप पोस्ट उठाइए, आप पोस्ट उठाइए, अचानक मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति है, उन्होंने अपना भोजन का मेनू लगाया, वो क्या क्या खाते हैं। मैंने तो कई बार उनकी पोस्ट देखी तो मुझे बहुत लालच तो हुआ, मैंने कभी वो ऐसा खाना देखा ही नहीं। अब मेरी जब ये आदत है, मेरी स्थिति है, तो मेरे जैसी बहुत सारे लोगों की स्थिति होगी। अनेक लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पर लिखते समय उन विषयों पर लिखते हैं जिनको अन्य नहीं जानते। उन विषयों की चर्चा करते हैं जो अन्य को नजर नहीं आती। सारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर सारे देश की जनता तबाह पड़ी है, लेकिन आपको वो चीज नजर नहीं आती। सारे देश में बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर 60-70 हजार किसान लगातार पिछले 6 महीने से ज्यादा समय हो गया वो बैठे हुए हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आता, आपकी लिखने की इच्छा नहीं करती।
आप किस पर लिख रहे हैं? तो जो चीज अन्य को नजर नहीं आती आप उस पर लिख रहे हैं। इसलिए आप जो लिखते हैं उसका कोई नोटिस भी नहीं लेता और उसका कोई असर भी नहीं होता, क्योंकि वो अन्य को नजर नहीं आती। चाहे उस पर कितने भी लाइक आए, मैं लाइक वाइक के बात में और इसके फॉलोअर्स के बारे में बात करूंगा। मैं एक अन्य चीज कि ये जो सोशल मीडिया पर जो राइटर है जो लिखता रहता है, इस सोशल मीडिया के लेखक की खूबी यह है, ये यूजर है, इसकी खूबी यह है कि ये हमेशा गुस्से में भरा होता है। बहुत कम लोग हैं जो बहुत ही पेशेंस के साथ में काम लेते हैं, गुस्से में भरे होते हैं। अब आप सोचिए, जस्ट सोचिए, थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जब पिछले सुप्रीम कोर्ट के जो 2 मुख्य न्यायाधीश तमाम किस्म की चाटुकारिता कर रहे थे और गलत निर्णय ले रहे थे, तो सारे लोग एक ही निष्कर्ष निकाल रहे थे कि अदालत तो गई। और वही अदालत, वही सुप्रीम कोर्ट उसके जजमेंट लगातार सरकार के खिलाफ आ रहे हैं। मैं तब भी लिख रहा था कि इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। तो लिखते समय गुस्सा का भाव नहीं होना चाहिए। हो ही सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट हमें पसंद ना आए, हमारे अंदर उसको लेकर कोई क्रिटिसिज्म हो सकता है तो हम रखें, लेकिन एंगर को व्यक्त न करें। सोशल मीडिया में एंगर को व्यक्त करने की जो प्रवृत्ति है, ये एडिक्ट की प्रवृत्ति है। उसी तरह सोशल मीडिया में जो एग्जिजरेशन में रहते हैं, अतरंजना में रहते हैं, अतरंजना में लिखते हैं, निरर्थक बातों पर ज्यादा जोर देते हैं, ये वे लोग हैं जो हार्डकोर सोशल मीडिया एडिक्ट हैं। गाली गलौज की भाषा में लिखना, असभ्यता की भाषा में लिखना या बोलना, या ज्वारियों की भाषा में बोलना और लिखना। तो ये जो असभ्यता, ज्वारियों की भाषा, शेयर मार्केट की भाषा, गुस्से की भाषा, इन सबको बूमर जो है वो कैलकुलेट करता रहता है और एनालाइज करता रहता है और नजर रखता है आपके ऊपर, और वह आपके इस व्यवहार को गुणात्मक तौर पर अपने तरीके से शिफ्ट करता रहता है। इसमें एक खतरा तो है कि अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया में आपको लगेगा कि अचानक एक बाढ़, हर समय एक बाढ़ आई हुई होती है। मतलब अभी एक दौर चल रहा था जिसमें कि मैंने एक दिन हल्के से कहा भी था, अगर पता चल जाए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु होने के बाद में अब मालूम पड़ा कि आपके अगर 2000 दोस्त हैं और 2000 दोस्तों में से आप अगर 50 की पोस्ट आपको नजर आती है तो 50 के 50 श्रद्धांजलि देने में लगे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। और इसके चलते आपको यह लगेगा कि अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अब लोग मर ही मर रहे हैं, कहीं कोई रोशनी नहीं है। तो इस भेड़ चाल से बचना चाहिए। ये एडिक्ट की भेड़ चाल है। एक अन्य प्रवृत्ति है जो कि बहुत ही दिलचस्प है। सोशल मीडिया में अगर आपने कुछ लिखा है और मान लो वो किसी को पसंद नहीं आए तो वो तत्काल हमलावर हो जाता है, वो बदला लेने की कोशिश करता है और बदला लेके अपनी इच्छा पूर्ति करता है।
मसलन अगर धर्मनिरपेक्षता पसंद नहीं है, उसकी किसी नीति की आलोचना लिखो। धर्मनिरपेक्षता पसंद नहीं है तो धर्मनिरपेक्षता के किसी पहलू की आलोचना लिखो। लेकिन वो आलोचना थोड़ा ही लिखते हैं, वो तुरंत एडिक्ट की तरह बदला लेने के लिए और असभ्य भाषा का इस्तेमाल करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। और ये जो असभ्य भाषा का इस्तेमाल, कांग्रेस की आलोचना, मनमोहन सिंह की आलोचना हमने भी लिखी है। आप मेरे नया जमाना ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। हमने राहुल गांधी की भी आलोचना लिखी है, लेकिन राहुल गांधी ने अच्छा काम किया तो उसकी प्रशंसा भी लिखी है। तो सोशल मीडिया पर लिखते समय बदला लेने की भावना से नहीं लिखा जाना चाहिए। हमारे बीच में ऐसे संगठन पैदा हो चुके हैं जो निरंतर बदले की भाषा और बदले की भावना से लिख रहे हैं। अब 500 साल पहले, 700 साल पहले मुसलमानों ने जुल्म किए थे, मुस्लिम शासकों ने जुल्म किए थे। इसलिए अब जरूरी है कि अब जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं इनके खिलाफ में बदले की भावना से लिखा जाना चाहिए, घृणा फैलाई जानी चाहिए। ये किसकी भाषा है? ये एडिक्ट की भाषा है। बदले की भावना से लिखना, बदले की भाषा में लिखना, मुसलमानों के खिलाफ, धर्मनिरपेक्ष लोगों के खिलाफ, वैज्ञानिकों के खिलाफ, वामपंथियों के खिलाफ, ममता के खिलाफ, ये बदले की भावना का लेखन बड़ी संख्या में अवेलेबल। ममता के खिलाफ हमने लिखा है, लेकिन इस बार मैंने ममता के पक्ष में लिखा। यह कैसे संभव है कि आप हमेशा बदले की भावना से लिखें? हम तो अपनी उम्र के 50 वर्ष कांग्रेस की आलोचना में खर्च कर चुके, लेकिन अब कांग्रेस की प्रशंसा भी करनी पड़ रही है। तो एडिक्ट की तरह अगर आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में ये होगा कि बदले की भावना से लिखें, बदले की भाषा में लिखें, और इससे आपकी और तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति होती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ये जो बदले की भावना है, ये असल में बूमर एडिक्ट की जो है वो भूमिका है। बूमर ने जो आपको एडिक्ट बनाया है उसकी भूमिका के आप शिकार हैं। अब आप बूमर के दायरे में हैं, क्योंकि बूमर आपको सिखाता है कि आप लगातार आक्रमण करते रहें। क्योंकि आपको ये मैसेज इनडायरेक्टली आपके जेहन में ये चीज उतारी जाती है कि आप हमेशा आक्रामक रहें, और बार बार जो लोग आक्रमण करते हैं, जो आक्रामक भाषा बोलते हैं, जो बदले की भाषा बोलते हैं, वो अपने को बार बार पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम आज मुसलमानों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम पीड़ित रहे, मुसलमानों ने बड़े जुल्म किए हम पर। तो अपनी पीड़ित की इमेज पेश करना और आक्रामक होना, यह एडिक्ट का काम है, ये साधारण मनुष्य का काम नहीं है। नॉर्मल मनुष्य ये काम नहीं करता। और ये एडिक्ट का काम सिर्फ वही लोग नहीं करते जो कि जिनके थोड़े से फॉलोअर हैं, 10, 20, 25, 50, 100, 200, बल्कि वे लोग भी करते हैं जिनके करोड़ों लाखों फॉलोअर हैं। अभी हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हारे हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, ये क्लासिक एग्जाम्पल है उस बदले की भावना का इस्तेमाल करने के। बदले की भावना का जब आप इस्तेमाल करेंगे ट्विटर पर, फेसबुक पर, किसके खिलाफ कर रहे हैं?
जो माइग्रेटेड लोग हैं उनके खिलाफ किया जा रहा है। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले हमले शुरू किए किनके ऊपर? जो माइग्रेटेड लोग थे। हमारे यहां भी ट्रंप के अनुयायी हैं। उन्होंने नए नागरिकता कानून के तहत उन पर हमले शुरू किए जो लोग भारत में बाहर से आके बसे हैं या जिन्होंने शरण ली है। तो ऐसा नहीं है कि एडिक्शन जो है वो साधारण आदमी में होता है, वो एक प्रोफेसर में होता है, वो एक इंजीनियर में होता है, वो एक राष्ट्रपति में नहीं हो सकता। ट्रंप उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। जेरोम लेनियर ने लिखा कि उनकी पिछले कई दशक में ट्रंप से कई बार मुलाकात हुई। आप इंटरनेट पर जाइए, जेरोम लेनियर टाइप कीजिए, आपको ढेर सारी उनके जीवन के बारे में चीजें पढ़ने को मिलेंगी। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जेरोम लेनियर कभी कहीं पढ़ने नहीं गए। स्वाध्याय से ही उन्होंने शिक्षा अर्जित की। ऑफिशियल कोई एजुकेशन उनकी नहीं है, लेकिन दुनिया की जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, उन बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के वे प्रशासनिक निकायों के अंग हैं। जो वर्चुअल रियलिटी जिसमें कि हम लोग भ्रमण करते हैं, उस वर्चुअल रियलिटी को बनाने में जेरोम लेनियर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो एक तरह से संत किस्म का व्यक्ति है। वो क्या नहीं जानता। तो वो कहता है कि मैं ट्रंप से कई बार मिल चुका हूं और कई बार मिलने के बाद में मेरी बार बार ये धारणा बनी है कि ये आदमी ठीक नहीं है, और ये भी लिखा कि मैं उसे पसंद नहीं करता। वह एक तरह से न्यूयॉर्क के एक्टर की तरह व्यवहार करता है और वह मैनिपुलेटर है। अब एक अन्य पक्ष यह कि सोशल मीडिया में जिस तरह से फेसबुक है उसी तरह से ट्विटर भी है। तो ट्विटर में जो लोग लिखते हैं उन लोगों को ट्रंप को देख के सीखना चाहिए। ट्रंप ने किस तरह से असंतुलन से काम लिया, किस तरह से एडिक्ट की तरह लिखा, बदले की भावना में लिखा और घटिया ढंग से लिखा। उसका यह परिणाम था कि ट्विटर को ट्रंप के अकाउंट को बंद करना पड़ा। क्योंकि ट्विटर पर लिखते समय लोग, और खासतौर पर ट्रंप को जब देखा गया, ट्रंप जैसा व्यक्ति जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, वो एक ताकतवर व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करता, बल्कि वो एक टुच्चे लफंगे की तरह वो आचरण करता है। तो ट्विटर पर लिखते समय अति संवेदनशीलता से बचा जाना चाहिए। ऐसी चीज लिखने से बचा जाना चाहिए जिससे कि आप जल्दी न तो अपमानित करें और न जल्दी अपमानित महसूस करें। किसी ने लिख दिया तो आप बहुत जल्दी अपमानित हो गए, इसे बचा जाना चाहिए। ट्विटर का जो राइटर होता है उसकी ब्यूटी यह है कि जो उसका एडिक्ट है वह अपने से विपरीत राय को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसे हम लोग इन दिनों एक शब्द चल निकला है जिसको कि सब लोग जानते हैं, और वो शब्द क्या, वो गिरोह है पूरा, जिसे हम लोग ट्रोल कहते हैं। ये ट्रोल वे लोग हैं जो कि इंटरनेट पर नियोजित ढंग से हमला करते हैं। किसी चीज को भड़काने या किसी व्यक्ति को का चरित्र हनन करने या उसके कमेंट्स के जरिए उसको घटिया सिद्ध करने या उसके व्यक्तित्व को, उसकी राजनीति को क्षतिग्रस्त करने की वो कोशिश करते हैं। ट्रोल असल में साइबर लंपट है। तो जो ट्रोल की भाषा बोलते और लिखते हैं फेसबुक पर भी हैं और ऐसे लोग ट्विटर में भी हैं।
तो ट्रोल की भाषा का प्रत्युत्तर ट्रोल की भाषा में नहीं दिया जाना चाहिए। ट्रोल की भाषा एकदम असभ्य, अतार्किक, अति संवेदनशील, भावनाओं को भड़काने वाली होती है। तो ट्रोल की भाषा का उत्तर उससे बेहतर भाषा में दिया जाना चाहिए। ट्रोल की भाषा का उत्तर सरल और सहज तरीके से दिया जाना चाहिए। मसलन बहुत सारे लोग हैं ना आके कहते हैं कि आप प्रोफेसर हैं। नहीं, मैं प्रोफेसर नहीं हूं। मैं जब फेसबुक पर लिखता हूं तो मैं हैसियत के साथ नहीं लिखता। जो लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर आते हैं और वो इस रूप में आते हैं कि उनकी हैसियत क्या है, तो आप लिखते समय अपनी हैसियत को सामने न लाएं। आप क्या हैं इसका कभी जिक्र न करें, अवॉइड करें इसे। अगर आप अपने एक्सप्रेशन का हिस्सा यहां से बनाएंगे कि मैं इतना बड़ा कथाकार, तब गई भैंस पानी में। सोशल मीडिया की ब्यूटी है, जनरल लेनियर कहते हैं कि जो जितना बड़ा मूर्ख है उसकी ओर उतना ही अधिक लोग ध्यान देते हैं। उसकी पोस्ट पर उतने ही अधिक लाइक आते हैं। और जनरल लेनियर की यह बात 100% सच है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे दुनिया में सबसे अभी पॉपुलर कौन था? नंबर 1 पर ट्रंप था, नंबर 2 पर मोदी हैं। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि सोशल मीडिया में जो मूर्खता है और मूर्ख बनाने की जो कला है उसको समझा जाए, उसको चुनौती दी जाए। लेकिन इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया में मूर्ख और विद्वान, मूर्ख या अक्लमंद, इनके क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें। अगर आप ऐसे वर्गीकरण करते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये जो जनरली जो ट्रोल हैं वे हमेशा अपने को विक्टिम के तौर पर ही पेश करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हम सबके अंदर एक ट्रोल रहता है, हम सबके अंदर एक लंपट होता है। और यही वो जगह है, वो जो हमारा अवचेतन और चेतन में बैठा हुआ लंपट है, उसी को सोशल मीडिया एक तरह से कंट्रोल करता है और उसे संचालित करने की कोशिश करता है। जिस तरह बहुत सारी चीजें आंतरिक होती हैं, मूर्खता भी आंतरिक होती है। और वह कभी कभी हवा जब चलती है तो वो सतह पर आ जाती है। तो जब आप ट्रोल की भाषा में लिखते हैं, ट्रोल की तरह लिखते हैं, तो ये चीज आपको कहीं नहीं ले जाती। एक अन्य पहलू जो कि सबसे चिंता का पहलू है, जनरल लेनियर कहते हैं कि अभी जो पूरे के पूरे सोशल मीडिया का हाल है वो ये कि सोशल मीडिया ने एक तरह से, मतलब अभी आप देखेंगे तो कविता की बाढ़ आई हुई है, कहानियों की बाढ़ आई हुई है। अब आपको लगेगा हर तीसरा व्यक्ति कवि है। गुणवत्ता का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, कविता के काव्य की कसौटी का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हर व्यक्ति साहित्यकार है, हर व्यक्ति लेखक है।
इसने साहित्यकार और गैर साहित्यकार, मूर्ख और अक्लमंद, इनके बीच का फर्क खत्म कर दिया है। कवि और गैर कवि के बीच का फर्क खत्म कर दिया है। शिक्षित और अशिक्षित का फर्क खत्म कर दिया है। और हालत यह है कि हम सब लोग अपनी अपनी हैसियत के सामाजिक प्रदर्शन में लगे हैं। हर एक व्यक्ति वो अपनी सामाजिक हैसियत को बताने में लगा हुआ है। और यही वह जगह जहां से कि मूर्खों का विमर्श जन्म लेता है, क्योंकि आप अपनी सामाजिक हैसियत का जब प्रदर्शन करते हैं तो आप उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। आप नहीं जानते कि आप जब सामाजिक हैसियत का